गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड। वेलकम टू जीके जीएस स्टडी क्लासेस विद अंकिता मिश्रा। और हम देख रहे हैं फ्रेंड बिहार पीसीएस, ठीक है, पीएससी के लिए, बिहार या बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। और इसमें बिहार एग्ज़ाम में जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं सभी का समावेश है। तो ये बिहार बीपीएससी टीआरई .3 और बीपीएससी एस्टेट 1 और 2 दोनों पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। और कंटिन्यू ये सीरीज चल रही है फ्रेंड, और ये समसामयिकी है। और एक सीरीज यूथ कंपटीशन की भी हमने सॉल्व किया है, और इसमें भी कुछ यूथ कंपटीशन के बुक के कुछ क्वेश्चंस मिक्सअप हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 2 बुक का समावेश है और दोनों को मिक्स करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ बनाया गया है फ्रेंड, और जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो एक तो ये जीके जीएस की क्लास आपकी हो रही है, और एक क्लासेस आपको मिल रही है शिक्षण कला एवं दक्षता के लिए। तो उसको भी आप लोग देखिए, कंटिन्यू देखिए। और यूथ कंपटीशन की बुक को पूरा सॉल्व किया जा रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं मिल पा रहा है वीडियोस या नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया आपने, तो कर लीजिए नोटिफिकेशन ऑन, और चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट से पूरी जीके जीएस या शिक्षण कला एवं दक्षता को कंप्लीट कर सकते हैं। और जो भी हमारे फ्रेंड हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, जिनका पेपर 1 और 2 मतलब जहाँ भी हिंदी आपका पूछा जा रहा है, हिंदी से जुड़े, चाहे वो व्याकरण के क्वेश्चंस हों या फिर हिंदी साहित्य के, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस उस पर कंप्लीट कराया जा रहा है, चाहे वो टीजीटी हो या फिर पीजीटी हो। तो फ्रेंड, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट अगर पसंद आए तो लास्ट में छोड़ के ज़रूर जाइए। चलिए हम शुरू करते हैं फ्रेंड। और हमने 28 पेज तक कल कंप्लीट किया था, और हम मध्यकालीन इतिहास को देख रहे हैं। इसके बाद हम भूगोल और सिविक्स, मतलब ज्योग्राफी और सिविक्स के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो फिलहाल अभी हम हिस्ट्री देख रहे हैं। तो चलिए, आज की क्लास में आपका स्वागत है फ्रेंड। शुरू करते हैं 62 नंबर प्रश्न से। आई होप 62 हमने कंप्लीट किया था। हमें लगता है हमने 72 प्रश्न तक कंप्लीट किया था। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार हम चेक करते हैं कि हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था। हाँ, तो हमने 70 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। ठीक है, तो चलिए हम 70 से ही फिर से स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए फ्रेंड, स्वागत है सभी का वंदन है एक बार फिर से। तो चलिए देखिए क्वेश्चन। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने और औरंगजेब ने। तो फ्रेंड, 2 अस्पा या सिंह अस्पा प्रथा शुरू किया था जहांगीर ने। और ये प्रथा चलाई किसने थी? तो चलाई भी फ्रेंड जहांगीर ने ही थी। लेकिन किस लिए चलाई गई थी? तो फ्रेंड, इसका कारण था चलाने का कि जैसे जो मनसबदार होते थे, उनकी सेना को ध्यान रखना पड़ता था। ठीक है, उनके जो बढ़ाए गए पद थे, तो जब पद बढ़ेंगे तो संख्या भी बढ़ेगी, तो उनके ध्यान के लिए ये प्रथा चलाई गई थी। 2 अस्पा और सिंह अस्पा। 2 अस्पा का मतलब है फ्रेंड, इनमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। और नेक्स्ट है सिंह अस्पा, और इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। तो 2 अस्पा में कितने गुने घोड़े रखने पड़ते थे? 2 गुने, ये याद रखना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और सिंह अस्पा में 3। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो ईरान के शाह मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? काबुल, कंधार, कुंदूज या फिर गजनी। तो ईरान के शाह मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ फ्रेंड कंधार थी। ठीक है, और कंधार राज्य जो था, ईरान के शाह मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान शाह के लिए प्रतिष्ठित विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कंधार को अपने हाथों में रखने पर निर्भर करता था। और अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए, कंधार कहाँ की राजधानी थी?
ठीक है। कंधार किसकी राजधानी थी, आप जरूर कमेंट करेंगे। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, आपको बताना है अकबर ने, नूरजहां ने। ये तो विदाउट ऑप्शन के भी बता सकते हैं आप, या फिर जहांगीर ने या शाहजहां ने। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम का शाहजहानाबाद का एक नगर बनाया था। तो ये प्रश्न बनता है, ठीक है, कि जिस तरह से अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बसाया था। और फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ता है, शायद आगरा में पड़ता है या दिल्ली, आगरा में पड़ता है, ठीक है। जैसे इन्होंने फतेहपुर सीकरी जगह का ग्रोथ किया, नाम दिया, उसी तरह से जैसे सिकंदर लोदी ने आगरा को बसाया था, और शाहजहां ने अपने नाम पर शाहजहानाबाद का सेम कंडीशन थी, शाहजहानाबाद नाम का एक नगर की स्थापना की थी, 1638 ईस्वी में की थी। वहाँ अनेक सुंदर वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, लाल किला का निर्माण किसने कराया, तो शाहजहां ने कराया। और ये बना कैसे है, तो ये चतुर्भुजाकार का किला है, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार के नाम दिल्ली दरवाजा। यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है और संभवतः विश्व में अतुल्य है। तो शाहजहां ने करवाया था दिल्ली लाल किला का निर्माण। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण काल कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। B.A. स्मिथ ने, J.N. सरकार, L.L. श्रीवास्तव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मुगल काल का स्वर्ण युग शाहजहां के शासनकाल को A.L. श्रीवास्तव ने कहा था, ठीक है, A.L. श्रीवास्तव। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 74 नंबर का प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, होली वार, जजिया। तो औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद है फ्रेंड दारुल इस्लाम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था, नानक, तेग बहादुर, हरगोविंद या फिर गोविंद सिंह। तो फ्रेंड गोविंद सिंह। और आप बताइए गोविंद सिंह कौन से नंबर के गुरु थे, आप कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड ये 10वें नंबर के गुरु थे। कौन से नंबर के थे, 10वें नंबर के। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, मुगल प्रशासन में मुहत्तसिब था। मुहत्तसिब का मतलब समझिए, सेना अधिकारी, विदेश भाग का मुख्य, या फिर लोक आचरण अधिकारी, या फिर पत्र व्यवहार विभाग अधिकारी। तो ये जो मुहत्तसिब था फ्रेंड, ये लोक आचरण अधिकारी था, ठीक है, लोक आचरण अधिकारी। और लोक आचरण अधिकारी जो होते थे, उनका काम था कि मुगल प्रशासन में मुहत्तसिब मतलब जन आचरण के लिए निरीक्षण विभाग का प्रधान था। उनका कार्य था कि प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना, प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखना। अकबर में नगरों में मदिरा की बिक्री और वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित किया था। ये ऐसा पहला शासक था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया और उसका नाम शैतानपुरी रखा था, ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है चुंगी कर। चुंगी कर का मतलब क्या होता है, टोल टैक्स। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, बुआई कर। बुआई कर का मतलब क्या होता है, बुआई का संबंध खेत से है, ठीक है, कृषि से है, तो कल्टीवेशन टैक्स जो होता था, ठीक है। तो मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता है फ्रेंड विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ठीक है। तो जैसे मुगल प्रशासन में जो विद्वान होते थे, जब वो कुछ सुना देते थे, कुछ कविता या थोड़ा सा उनकी प्रशंसा कर देते थे या धर्म के बारे में बता देते थे, तो राजा जो होते थे उनसे प्रसन्न होकर उनको राजस्व के रूप में जैसे कुछ भूमि दे देते थे दान में, ठीक है, अनुदत्त भूमि जिसे कहते थे।
और इन्हें जैसे मिलता रहता था, क्रम टू क्रम मिलता रहता था। जैसे अभी हमको मिला, फिर हमारे बच्चों को मिलेगा, फिर उनके बच्चों को मिलेगा, तो ऐसे ऐसे करके मिलता भी रहता था। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था। आगे देखिए, क्योंकि विद्वान जो होते थे तो उन्हीं के बेटे विद्वान बनते थे। ठीक है, तो ऐसी भी कुछ प्रथा थी उस टाइम। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम प्रथम, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, जहांदर शाह। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था फ्रेंड मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह रंगीला का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो शाहजहां द्वारा बनवाए गए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था, क्योंकि इसके काल में नादिर शाह 1739 में भारत पर आक्रमण किया था और करनाल युद्ध मुगल सेना को पराजित किया था। समकालीन लेखक आनंद राख मुखलिस के अनुसार नादिर शाह अपने साथ 60,000 रुपये और कई हजार अशरफियाँ, 1 करोड़ रुपये सोना, 50 करोड़ के जवाहरात, कोहनूर और तख्ते ताउश का मतलब मयूर का सिंहासन भी ईरान ले गया था। तो ये सारी चीज़ उन्होंने लूट पाट करके अपना लेके गया था। ठीक है, आपसे ये भी प्रश्न बनता है कि मयूर सिंहासन को कौन लेकर चला गया था, कौन सा ऐसा शासक था? तो शासक यही था, इस पर बैठा था, तो इसका अपना कौन मतलब अट्रैक्शन था इसके प्रति, तो ये लेकर चला गया था सारी चीज़ें। आगे चलते हैं। तो आइए फ्रेंड, जैसे हमने अभी पहले तो हमने नॉर्मल हिस्ट्री देखा, फिर हमने मध्य को देखा। ठीक है, पहले ऐसे समझ लीजिए हमने पूरा पाषाण को देखा, फिर हमने मध्य को देखा, फिर हम आते हैं आधुनिक हिस्ट्री पर, आधुनिक भारत का इतिहास देखते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास से। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? डियाज, वास्को डिगामा, अल्मीडा, अल्बुक। तो फ्रेंड, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय अल्मीडा था। ठीक है, ऑप्शन सी। और वास्को डिगामा ने तो भारत की खोज की थी, और अल्बुकर और डियाज के बारे में अभी देखते हैं हम। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट। तो देखिए, पहले भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को डी आल्मीडा का आगमन हुआ था 1505 से 1509 ईस्वी में। 1505 ईस्वी में भारत पहुंचा था। 1509 में अल्मीडा ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लिया था। दीव पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए थे। उन्हें अंजदीव में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचीन राजगद्दी उत्तराधिकारी की समस्या का समाधान किया। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, और इनका पूरा नाम भी याद रखेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट देखिए, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या फिर अंग्रेज? तो फ्रेंड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पुर्तगाली करते थे, और पुर्तगाली द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो जहांगीर ने खान की उपाधि किसे दिया था? तो फ्रेंड, हॉकिंस को दिया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और ये खैर कभी लॉन्ग टाइम का ये क्वेश्चन है। ठीक, लॉन्ग टाइम मतलब 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लेना तो इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में 1615 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा, बंगाल में हुगली, आरकोट या फिर सूरत में? तो फ्रेंड, सूरत में। नेक्स्ट देखिए, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो फ्रेंड, थॉमस रो भारत आया था किसके टाइम पीरियड में? तो जहांगीर के। ठीक है, ऑप्शन सी। तो ये कब आया था? तो फ्रेंड, ये 1615 में सूरत पहुंचा था। ठीक है,
तो किसने भेजा था इसको, ठीक है। तो इसे जेम्स प्रथम ये दूत के रूप में सितंबर 1615 में ये पहुंच गया था, भेजा गया था। और जनवरी 1616 में वह अजमेर मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था। भेजा किसने था, तो ये सर थॉमस रो, ब्रिटेन के राजा ने, ठीक है। सर थॉमस रो ने इसे भेजा था। क्या बनाकर भेजा था, दूत बनाकर भेजा था। नेक्स्ट देखिए, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी। 1601 में, 1632 में, 1774 में या फिर 1651 में। तो फ्रेंड 1632 में। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्वता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, या अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण निम्नलिखित में, ठीक है। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1760 का प्रथम वास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। फ्रांसीसी, स्पेन, मैसूर या फिर कर्नाटक। तो फ्रेंड फ्रांसीसी के द्वारा। तो ये युद्ध फ्रेंड 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए थे। तो पहला है अंबर युद्ध, ये 1749 में लड़ा गया था। मुजफ्फर जंग, चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उनकी हत्या कर दी थी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप जान लीजिए, एक तो वास युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा था गया था, तो इतना इम्पोर्टेंट है, फ्रांसीसी। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो फ्रेंड ये 1757 में हुआ था। किसके किसके विरुद्ध हुआ था, तो ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये भी देख लीजिए, वास युद्ध 1760। अच्छा ये देख चुके आप। तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1764 में। ये मीर कासिम अवध के नवाब सुआजुद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना तथा अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में कौन विजयी हुआ था, अंग्रेज विजयी रहे। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। बक्सर के युद्ध के बाद प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी गई थी। तो याद रखेंगे, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, 1764 में। किसके किसके बीच, मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज मध्य, ठीक है, अंग्रेज के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो या जोसिया चाइल्ड। ये बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, समझिए आपके लिए। तो बताइए आप, थॉमस बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो बिहार, गुजरात, बंगाल या फिर मद्रास। तो फ्रेंड बिहार में आज भी अफीम की खेती होती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो आंसर वही है फ्रेंड, बिहार। नेक्स्ट देखिए, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। तो मोहम्मद रजा खान, सिताब राय या फिर राय दुर्लभ या फिर सैयद गुलाम हुसैन। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, ठीक है। किसको बनाया गया था, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर प्रश्न,
सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी। तो 15 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765 या फिर 21 अगस्त 1765। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 12 अगस्त 1765। नेक्स्ट देखिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से या फिर शेर अली से। तो रणजीत सिंह सुप्रसिद्ध ने कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया था, शाह शुजा से प्राप्त किया था। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, बेंगलोर, कोयम्बटूर। तो फ्रेंड, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? मैसूर में बनाई थी? नहीं, तो इन्होंने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम ने बनाई थी। ठीक है, तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने राजधानी में फ्रांस, मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने, अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तूनिया और आधुनिक इस्तांबुल, काबुल, मॉरिशस में दूत मंडल भेजे थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान या फिर नंदराज। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि फ्रेंड टीपू सुल्तान के साथ की थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और कब की थी? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जिसे कहते हैं। तो 1790 से 92 का अवसान। श्रीरंगपट्टनम की संधि 17 मार्च 17-19 क्या कह सकते हैं, फिर से देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान। श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ और इस संधि में अंग्रेजों की ओर कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे और इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा, साथ ही युद्ध के हर्जाने के रूप में। हर्जाना समझते हैं? हर्जाना का मतलब बदला, बदले में कुछ देना पड़ता है। ठीक है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो या फिर अलेक्जेंडर बर्न्स। तो ठगों का उन्मूलन फ्रेंड कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, तो द्वैध शासन, द्विशासन का मतलब द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में हुई। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1762 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया। कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान ने आज्ञा दी, स्वयं दीवान बने, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। और वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पद युक्त कर दिया, मतलब पद पर बैठा दिया। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को, हेक्टर मुनरो को, लॉर्ड मैकाले को या सर लियोनील कर्टिस को। तो द्वैध शासन का जनक फ्रेंड अभी आपने देखा किसको माना जाता है? सर लियोनील कर्टिस को। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर क्वेश्चन को। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? ये इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड ब्लेजली या फिर लॉर्ड लिटन। तो भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी फ्रेंड? लॉर्ड डलहौजी के समय में। और ये तो मतलब पहली जो बिछाई गई थी तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड में। ठीक है, और पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो ये मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच ये क्वेश्चन बनता है आपसे परीक्षा में।
और दूसरी रेलवे लाइन ये 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई। ठीक है, तो पहली बार कहाँ पे बिछाई गई थी? तो जहाँ पर रेल चली थी पहली बार। ठीक है, जहाँ पर रेल मतलब मुंबई से ठाणे, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध उद्देश्य क्या था? ठीक है, मुंगेर का बरहिया ताल, तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति या वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो मुंगेर का बरहिया ताल विरोध उद्देश्य क्या था फ्रेंड? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बकास्त भूमि की वापसी की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये किसके टाइम में चला, किसके नेतृत्व में ये कार्य हुआ? ठीक है, तो यह आंदोलन जो था बरहिया ताल, ठीक है, ये 1936 से 38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेलेजली, डलहौजी, कैनिंग या फिर मिंटो? तो फ्रेंड लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन सी, क्योंकि 1857 के विद्रोह में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 ईस्वी तक था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, ब्रिटिश का भी उस समय टाइम पीरियड चल रहा था, तो उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857 या फिर फरवरी 1857? तो क्या आंसर होगा फ्रेंड? क्या आंसर होगा? मतलब दिसंबर 1856। ठीक है, और आपने ये कहानी तो सुनी हुई होगी, छोटी सी स्टोरी, कि बंदूक के मुंह पे चर्बी लगा दिया जाता था, है ना? चलिए, नहीं सुनी तो आप ज़रूर सुन लीजिए। तो दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया, और इन राइफलों में दमदम, अंबाला, सियालकोट में बने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाने लगा, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। ठीक है, आगे देखेंगे। तो गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। तो इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर के भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जब राइफल को बंदूक को चलाना पड़ता था ना, तो उसको मुंह लगाना पड़ता था, आगे काटना पड़ता था। जैसे आपने कहीं मूवी या फिल्मों में देखा होगा, जैसे जब कारतूस का इस्तेमाल किया जाता था तो उसको मुंह से ऐसे उसका कैप निकाला जाता था, उसको खोला जाता था, ऐसी कुछ व्यवस्था थी। तो ऐसी व्यवस्था थी, तो इसका विरोध भी हुआ था। ठीक है, जनवरी 1857 में बंगाल सेवा में अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है, और सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह को जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया। किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है, और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था। यही कारण था 1857 की क्रांति का। ठीक है, इस स्टोरी को आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को, याद रखेंगे, क्या पता परीक्षा में पूछ सकता है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तात्या टोपे या रानी राम कुंवारी? ठीक है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह कहाँ से बिलोंग करते थे फ्रेंड? तो ये बिहार के ही थे, जगदीशपुर से। ठीक है, बिहार में ही ये वहाँ से सुरक्षा कर रहे थे, कहाँ से? जगदीशपुर से। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह या राह शाहजादा सिंह? तो फ्रेंड कुंवर सिंह, आप प्रश्न को देख भी चुके। अच्छा, रिपीट इसलिए हो रहा है कि जिसको नहीं याद होगा, जिसको याद होगा तो उसकी तो बल्ले बल्ले रिवीजन हो रही होगी, जिसको नहीं याद हो रहा होगा तो उसका तो रिपीटेशन यही हो जा रहा है, याद हो ही जाएगा 100%। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह, चंद्रशेखर,
तीरथ सिंह या फिर राम सिंह? तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, कुंवर सिंह। और आप देख सकते हैं ये बीपीएससी प्री 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्ट आंसर देखेंगे आप। कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के थे? तो जगदीशपुर के थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जगदीशपुर ग्राम में 1782 में जन्म हुआ था फ्रेंड। और इन्होंने जगदीशपुर की जमींदारी को संभाली थी। और 1857 में इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था इन्होंने। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हुई। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता, कुशल सेना नायकत्व के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और प्रश्न बनता ही है कि बिहार का सिंह किसे कहा जाता था। और बिहार का कहीं कहीं आपको शेर भी मिलेगा, कहीं सिंह भी मिलेगा देखने को, तो कुंवर सिंह को कहा जाता था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे फ्रेंड? तो जगदीशपुर से थे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आरा, पटना, बेतिया या फिर वाराणसी? तो आरा जिले से थे फ्रेंड ये, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्योंकि आरा जिले के जगदीशपुर गांव के निवासी थे ये, वहीं इनका जन्म हुआ था। आगे देखेंगे, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो नाना साहेब, बेगम हजरत महल, मौलवी अमीरुद्दौला, बेगम जीनत महल, दिल्ली। तो ठीक है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? तो फ्रेंड नाना साहब तो कानपुर से थे और बेगम हजरत महल लखनऊ से थी। अच्छा, ये इनमें से किसने विद्रोह में भाग लिया था? और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद या जीनत महल? तो दो तो थी, बाकी देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ और लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ 1857 में हुआ और यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर के इस नेतृत्व का नाना साहब के द्वारा तथा फैजाबाद से कौन था देखते हैं। तो फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला और जबकि बहादुर शाह जफर की पत्नी बेगम जीनत महल अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए ऑप्शन में सभी विकल्पों में से उचित विकल्प ई होगा। तो सही तो सारा है, लेकिन अभी इसमें जीनत महल का नाम दे दिया गया क्योंकि ये अप्रत्यक्ष रूप से थी, मतलब डायरेक्ट नहीं थी, ठीक है, इनडायरेक्ट थी। दिखावे में ये सपोर्ट नहीं कर रही थी, ठीक है, कर तो रही थी लेकिन छिपके कर रही थी। तो इस कारण इसका ऑप्शन फ्रेंड ई ही होगा, ठीक है। आंसर सारे ठीक हैं, आंसर सारे ठीक हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हुए भी गलत हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना होता है। ऐसा पूछा ही रहा है, अब बताइए एक से अधिक है सही है या नहीं है। तो जब तक आप ऐसे डिस्क्राइबेशन के द्वारा नहीं पढ़ेंगे तो नहीं सॉल्व कर सकते इस क्वेश्चन को। 32 देखिए, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के राजनेता थे हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुधार सिंह और कुशल सिंह। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, राजपूत कुंवर सिंह। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर या फिर जगदीशपुर? तो क्या था फ्रेंड, आप कमेंट कीजिए। जगदीशपुर था, ठीक है, क्योंकि बिहार की बात हुई है ना। अब जगदीशपुर के राजा, ये क्वेश्चन जरूरी है, ये सब आप कर लेंगे क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह या माफ़ कीजिएगा, पढ़ते पढ़ते ये जबान भी लड़खड़ा सी जाती है, ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं आता है।
तो क्योंकि गले में भी दिक्कत है, हो ही जाती है लॉन्ग टाइम तक पढ़ते पढ़ते, तो माफ़ कीजिएगा। चलिए फिर से देखिए क्वेश्चन को, फिर से देखिए। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्लाह शाह, या मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फजले हक खैराबाद, या नवाब लियाकत अली। तो फ्रेंड कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्लाह शाह, ठीक है। और ये फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति में। ये अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था या थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे। वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्म अनुयायियों का आह्वान करते हुए सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और भारत से बाहर खदेड़ दो, ठीक है। इन्होंने कहा था कि आप सारे लोग, सारे मतलब धर्म के लोगों से आह्वान किया था, बात किया था, कहा था कि सभी लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो जाओ और जो भी अंग्रेज़ हैं इनको बाहर खदेड़ दो, भारत के बाहर निकाल दो। और इनके बारे में अंग्रेज़ों ने कहा था, अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण, दृष्टि संकल्प वाले व्यक्तियों तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये इनाम में भी रखा था, ठीक है। आगे देखेंगे, क्योंकि जो जो जैसे इस क्रांति में भाग लिए थे, नेतृत्व कर रहे थे, तो उन पर जो ये ब्रिटिश शासन थी, सत्ता थी, इन्होंने ऐसा इनाम रखा था कि जो भी इन सैनिकों को पकड़वा देगा उसको 50,000 रुपये का इनाम मिलेगा। और अंग्रेज अधिकारी अक्षमता ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। इन्हीं अधिकारियों की योग्यता के बल पर अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 90 वर्षों में पूरे भारत पर कब्जा कर लिया, और इसके अतिरिक्त अन्य सभी कारण सिपाहियों को विद्रोही बनाने में सहायक थे। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, या फिर जमींदार। तो फ्रेंड किसने नहीं लिया था, नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो कृषक ने नहीं लिया था और जमींदारों ने भी नहीं लिया था, ठीक है। खेतिहर मजदूर तो बेचारे वैसे ही लाचार होते हैं, ठीक है। और साहूकार, ठीक है, तो वो कहाँ जाएंगे? तो साहूकार और जमींदारी ने नहीं लिया था, ठीक है। तो साहूकार और जमींदारी ने नहीं लिया था, खेतिहर मजदूर और कृषक जाएंगे कहाँ? अगर नहीं सपोर्ट करेंगे बेचारे तो लाचार ही होते हैं। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्योंकि इनके पास तो इतना पैसा भी नहीं होता ना, तो ये कहीं ना कहीं इनको भी उम्मीदें होती हैं। अभी भी हैं यही प्रथा और आगे भी रही है। मतलब पहले नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारी ने अपनी आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। अठारह सौ सत्तावन में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी से अंग्रेजों की मदद की, पैसों से नहीं की। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथियों जमींदारों ने पैसों से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं की। अगला है 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। तो है तो बहुत ही जी, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है तो आप घूम जाएंगे इस प्रश्न में। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर है फ्रेंड, क्योंकि सही कथन पूछा गया है। तो 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। अरे भाई, जो आदमी से मदद कर सकता है तो फिर पैसों से क्यों नहीं करेगा? तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैं दोबारा करा रही हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, तो पैसे और सैनिक दोनों दिए थे मदद के लिए, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? दानापुर, पटना,
आरा, मुजफ्फरपुर या फिर मुंगेर। तो अप्रभावित रहा है मतलब प्रभावित नहीं रहा है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसको टचिंग नहीं हुआ ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो फ्रेंड केवल 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 कौन सा क्षेत्र नहीं रहा, भाग नहीं रहा, तो फ्रेंड केवल केवल बी ऑप्शन मतलब 4 मुंगेर प्रभावित नहीं रहा, दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर ये सारे प्रभावित रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो बेगम ऑफ अवध, क्या इनको जानते हैं आप? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या फिर नाना साहब। तो बेगम ऑफ अवध किसको कहा जाता है? बेगम हजरत महल को कहा जाता है फ्रेंड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए इनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी लीजिए आप। तो लखनऊ से तो ये थी ही, और भाग इन्होंने लिया था 30 मई 1857। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था 1857 का, और अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिश कादिर को नवाब घोषित किया था। मार्च 1858 में कैंपबेल ने यह विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर पुनः कब्जा कर लिया, और जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने के लिए इनकार कर दिया और वे कहाँ चली गई? नेपाल चली गई थी, ठीक है। तो इन्होंने जब ये थोड़ा सा समाप्त हुआ माहौल 1857 की क्रांति के बाद, तो इस पर कैंपबेल ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया, जबकि ये अपने पुत्र को बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर चुकी थी, लेकिन फिर भी ये जब विद्रोह हो गया दोबारा से, तो इन्होंने खुद को सरेंडर नहीं किया और ये चली गई नेपाल, ठीक है। और याद रखेंगे लखनऊ से ये नेतृत्व कर रही थी, सत्ता को संभाल रही थी फ्रेंड। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा है? चलिए नेक्स्ट देखिए फ्रेंड। तो ऑप्शंस है हिंदू मुसलमान या हिंदू मुस्लिम की एकता की कमी, कारण पूछा गया है असफल रहने का क्या कारण रहा है, या किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, या इनके प्रभाव से सीमित क्षेत्र, या फिर जमींदारों की सहभागिता। तो फ्रेंड याद रखेंगे ऑप्शन बी इज राइट आंसर, क्योंकि इनमें संगठन की कमी थी, ठीक है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, इसी कारण असफल रहा। आइए और थोड़ी डिटेल व्याख्या ले लेते हैं हम जानकारी। तो 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों ने नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई थी। 82 वर्षीय बहादुर शाह कमजोर था, उनके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार की विनाश करने पर वे तुले प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था और अनुशासन की भी कमी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे और विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उनकी जगह किस प्रकार के राजनीतिक सत्ता पर संस्थाएं पर स्थापित की जाएं, ठीक है। तो ये सब कारण रहे हैं फ्रेंड, ठीक है, जिसके कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा। तो जहाँ संगठन कहते हैं ना सबसे बड़ी शक्ति होती है, तो संगठन नहीं रहता है तो वहाँ क्या होता है जो हुआ। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विचार करना है फ्रेंड, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। अब बताइए, अब इस प्रश्न को अभी आपने डिटेल में पढ़ भी लिया है, क्या गलत कर सकते हैं? तो फ्रेंड ऑप्शन ए राइट है, सब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं। तो का और ये खा समझिए, यहाँ पे का भी दिया है, तो का और खा दोनों सत्य है, ठीक है, और सही स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन और 47 क्वेश्चन है।
महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1958, 17 नवंबर 1959। तो फ्रेंड 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। और सभी साथी, सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आप देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ हार्टली रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। अठारह के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, पूर्व बंगाली एवं उड़िया, गोरखा सिख पंजाबी उत्तर प्रांत से, या मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। और ये भी प्रश्न 2008 में पूछा गया है। तो फ्रेंड ऑप्शन सी गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो मतलब ये भी तो पूछा जाता है कहाँ से लाए गए थे, ठीक है। 1857 के विद्रोह में सिपाही कहाँ से लाए गए थे या कहाँ से चुने गए थे? तो फ्रेंड ये गोरखा रेजिमेंट थी इनकी, सिख पंजाबी उत्तर प्रांत से लाए गए थे। आगे चलें ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 49 क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, या सर जॉन लॉरेंस, या फिर टी.आर. होल्मस? तो फ्रेंड सर आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर, ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? इसको एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। किसको दी थी? 1857 की क्रांति को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो वी.डी. सावरकर, बाल गंगाधर तिलक। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितना बताऊं मैं, बता नहीं सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। या आर.सी. मजूमदार, दादा भाई नौरोजी, और उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। और आप देख भी सकते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है आपका 2022 का। तो फ्रेंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर, वी.डी. सावरकर, ठीक है, वी.डी. सावरकर थे। और इनकी पुस्तक है फ्रेंड द इंडियन वॉर इन डिफेंड, ठीक है, द इंडियन वॉर इन डिफेंड। 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम और प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? ठीक है, तो पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, या फिर साइमन कमीशन। तो निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? फ्रेंड ये है पील आयोग, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, और नील का कोई एक क्वेश्चन ना बने ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। और ये बिहार स्टेट की बात नहीं हो रही है, हर स्टेट में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर टच करता हुआ मिलेगा आपको। देखिए क्वेश्चन, नील विद्रोह किसके बारे में था? ये रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें ज़बरदस्ती रोका जा रहा था। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे पर उन्हें अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो बताइए क्या आंसर होगा फ्रेंड, ठीक है। और ये सी टेट हो मतलब मैं किस किस एग्ज़ाम में देखी हूँ इस क्वेश्चन को, कैसे बताऊँ आपको, कैसे बताऊँ, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? फ्रेंड ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर होगा, क्योंकि जब ये नील की खेती जिस भूमि पर की जा रही थी, जिस क्षेत्र पर इसको किया जा रहा था, तो वहाँ जो उसकी जो उर्वरकता थी वो ख़त्म हो जा रही थी, उपजाऊपन नष्ट हो जा रहा था, इसलिए लोग करने से कतराते थे, नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन एक
अमान्य मूल जबरदस्ती इनसे करवाई जा रही थी खेती। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। और आप देख सकते हैं तो देखिए फ्रेंड, 1859 से 60 की बात है ये। बंगाल में नदिया जिले के गोविंदपुर में विष्णु और विश्वास दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में नील बगान मालिकों के विरुद्ध में हुआ था। ठीक है, यह आंदोलन नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। विद्रोह का मूल कारण था ददनी प्रथा। ठीक है, नील विद्रोह का मूल कारण क्या था? ददनी प्रथा, जिसमें बगान मालिक किसानों को नील की खेती के लिए कुछ पैसा अग्रिम में भुगतान कर देता था। मतलब उन्हें करने के लिए खेती पहले से ही कुछ पैसा दे देते थे और उनसे एक क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते थे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते थे, जैसे कुछ पैसा भी देते थे कि ये लो आप खेती करो और इससे जो उपज उपजाओगे, और इस भुगतान के बदले किसान नील तथा उपज उसी बगान मालिक को पूर्व निर्धारित दर, जो बहुत ही कम होती थी, पर बेचने के लिए बाध्य हो जाता था। और इस प्रकार की बेगार कृषि के विरुद्ध किसानों का विद्रोह शुरू हुआ था। और इस पर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक भी लिखा है। ठीक है, नील दर्पण, दीनबंधु। तो ये बात थी फ्रेंड। ठीक है, जैसे कुछ पैसे दे देते थे कि आप जो है लो आप शुरू करो कृषि को, पैदावार करो, नील की खेती करो और हमको फिर इसी रेट पे दे देना। तो वो जो रेट होती थी, वो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के ले जाते थे, बहुत कम होती थी। उससे किसान असंतुष्ट थे। एक तो ये कारण था, और दूसरा कारण ये भी था कि जो इसमें नहीं दिया है कि नील की खेती करने से भूमि की उर्वरकता भी कम हो जाती थी। ठीक है, तो दोनों बातें थी, आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड, दीनबंधु मित्र। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भूमि राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महलवाड़ी प्रथा या फिर दाहशाला प्रथा। तो बताइए कौन सा प्रथा थी फ्रेंड? तो ये थी कौन सी प्रथा? रैयतवाड़ी प्रथा थी। ठीक है, क्योंकि देखिए रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि मालिक होता था और स्वयं को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र शाह या फिर स्वामी सहजानंद। तो स्वामी सहजानंद तो खेती कृषि किसानी से संबंधित थे। पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, दादू के अनुयायी, आर्य समाज के अनुयायी या फिर मुस्लिम लीग के अनुयायी। तो फ्रेंड फराजी जो थे ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर से के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आमूल्य परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह विद्रोह 1838 से 1860 ईस्वी के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अच्छा, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है आपकी, कभी भी डेट आ सकती है और हो सकता है अप्रैल फर्स्ट वीक या फिर मार्च लास्ट, आप कंप्लीट समझिए, तैयारी एकदम एक्यूरेट रखिए, इसलिए क्लास छुट्टी नहीं की जा सकती। वैसे 30 मिनट की कई लोगों ने बताया 30 मिनट की लीजिए, लेकिन 30 मिनट की क्लास नहीं ले सकते क्योंकि कवर ज़्यादा करना है आपको। हम तो और भी लॉन्ग लेने को तैयार हैं, लेकिन आप लोग तैयार नहीं हैं, तो ठीक है 1 घंटे बहुत है। बाकी आप जो पिछली क्लासेस हैं उसका रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैरोजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, A.M. जिन्ना। ठीक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फैरोजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक है, आगे देखें। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? तो गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो फ्रेंड गुरु राम सिंह ने संगठित किया था कूका आंदोलन। नेक्स्ट देखिए, अठारह के दक्कन के दंगों का तात्कालिक कारण था अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, भूमि भू राजस्व दर, जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार विरोध या उपरोक्त में से कोई नहीं आ सकती। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र में रोमांसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो न्यायमूर्ति रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के या फिर ज्योतिबा फूले। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वासुदेव बलवंत फड़के। नेक्स्ट देखिए, रामोशी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिम भारत, पूर्वी घाट या फिर पूर्वी भारत या पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, रामोशी विद्रोह सही रूप में पश्चिमी घाट में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? सूरत, पूना, कालीकट, बड़ौदा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बड़ौदा में हुआ था बघेरा विद्रोह। और बघेरा विद्रोह कब हुआ था? 1818 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बेघरों से अधिक एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिनके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह किया। 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया और यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त भी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है कुकी, खोंड, उरांव या नाईकदा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, खोंड। खोंड ये जनजाति थी फ्रेंड, कहाँ की थी? तो ये खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी के क्षेत्रों में रहते थे। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम से चक्र बिशोई ने किया। और विद्रोह का मुख्य कारण जो था, विद्रोह का मुख्य कारण था फ्रेंड ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने का प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का कारारोपण और अनेक क्षेत्रों में प्रयास अंग्रेजों द्वारा जमींदारों साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे। ठीक है, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरिया एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 में चक्र बिशोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो कारण क्या था? मानव की बलि। ठीक है, मानव की बलि दी जाती थी। और अगला प्रश्न देखिए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? 1807 से 1808, 1820, 1858 से 62 या फिर 1889। तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था फ्रेंड 1831 से 32, संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56, मुंडा विद्रोह 1899। अतः कोई विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो छोटा नागपुर का जनजाति विद्रोह कब हुआ? इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अगला देखिए, 65 नंबर देखिए, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? कैप्टन नेक फेविले, लेफ्टिनेंट वास्टिन, मेजर बारो, कर्नल व्हाइट। तो फ्रेंड मेजर बारो को संथालों ने अंग्रेज कमांडर को हराया था 1855 में, मेजर बारो। नेक्स्ट देखिए, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धो और कान्हू, बुद्ध भगत, तेजा भगत, मुलू मानेक और जोधा मानेक, मदारी, पाशी, शाहदेव या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, सिद्धो और कान्हू
नेक्स्ट देखिए, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1885, 1888, 1890 या फिर 1895। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 1895 में। नेक्स्ट देखिए 68, उलगुआन विद्रोह किससे जुड़ा था? सिंथौल, कच्छा नागा, कोल या फिर बिरसा मुंडा। तो फ्रेंड, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। अगला देखिए, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर। तो फ्रेंड, रांची था। नेक्स्ट देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, 1899 से 1900 ईस्वी में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो सिंधु, बूढ़ा भगत या फिर बिरसा मुंडा या फिर शंभूदान। तो फ्रेंड, बिरसा मुंडा था। ठीक है, तो अब यहीं विश्राम देते हैं फ्रेंड। 71 नंबर क्वेश्चन से कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हमारे प्यारे मित्र, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू अगेन।